हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आप लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके आधार पे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं किन टॉपिक को डिस्कस करना है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का हो, और उसके बाद हम लोग MCQs देखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो पेज नंबर 1 से है। गवर्नमेंट और ओपोजिशन जो है कॉलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म को लेकर के बातचीत कर रही है। इस संदर्भ में थोड़ा न्यूज़ देखते हैं। सरकार विपक्ष ने कॉलेजियम सुधार की मांग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को न्यायिक सुधारों पर राज्यसभा फ्लोर नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र और विपक्ष दोनों ने सहमति जताई कि कॉलेजियम जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता की कमी है और एक नया विकल्प होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से NJAC पर रुख स्पष्ट करने को कहा है और विपक्ष प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। कॉलेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थोड़ा सा देखते हैं अभी। तो कॉलेजियम प्रणाली जो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपनाई जाती है। यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विकसित हुई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा उसे हटाने की प्रक्रिया भी न्यायिक जवाबदेहिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन वो कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के लिए नियुक्ति होती है उसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति होते हैं, 5 जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के लिए नियुक्ति होती है तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम जज होते हैं, और इसके अलावा जो वहाँ के मतलब हाई कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसीडर किया जाता है। हाई कोर्ट में स्थानांतरण के लिए CJI प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अगर देखें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217(1)(b) के तहत उल्लेखित है। यह न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, क्योंकि न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता, और अगर उन्हें मनमाने ढंग से हटाया जाने लगा तो फिर जो व्याख्याएं होती है, न्यायिक व्याख्याएं होती है और फैसले होते हैं वो प्रभावित होने लगेगा। हटाने का आधार क्या है? तो न्यायाधीश को 2 आधार पर हटाया जा सकता है, एक तो सिद्ध दुराचार और एक असमर्थता। संविधान जो है दुराचार को परिभाषित नहीं करता और इसकी व्याख्या खुली हुई है, तो डिपेंड करता है, समय समय पे इस चीज़ों की व्याख्या बदल जाती हैं। प्रस्ताव की अगर शुरुआत देखें तो रिमूवल प्रस्ताव जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर ये लोकसभा में पेश किया जाता है तो 100 मेंबर की जरूरत होती है, और राज्यसभा में पेश किया जाता है तो 50 MP की जो है हस्ताक्षर इसमें जरूरत होती है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष का निर्णय जो होता है, स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। यदि स्वीकार किया जाता है तो एक जांच समिति गठित की जाती है। जांच समिति में कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। यह समिति जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यदि न्यायाधीश को दोषी पाया जाता है तो प्रस्ताव संसद में भेजा जाता है। संसद में मतदान होता है। दोनों सदन में जो है बहुमत यानी 2/3 की उपस्थिति और मतदान करने के लिए जो है ये सदस्य भाग लेते हैं और 2/3 उपस्थिति और मतदान करते हैं, तभी ये प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसको हटाने की प्रक्रिया करते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद जो है राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा देते हैं। हटाए जाने के बाद न्यायाधीश कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं जा सका है। जहां महाभियोग का प्रयास किया गया, पहले न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन असफल रही। न्यायमूर्ति V रामास्वामी के अगेंस्ट में 1993 में, 2011 में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के अगेंस्ट में किया गया, राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन उन्होंने लोकसभा में मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया। न्यायमूर्ति PD दिनाकरन 2011 का केस भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन महाभियोग से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कॉलेजियम प्रणाली बनाम न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अगर देखें तो कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया होती है, वो संसद के अधीन होती है। तो नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित होती है और हटाने की प्रक्रिया जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होती है।
कॉलेजियम प्रणाली जो है न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जटिल है ताकि निष्पक्षता बनी रहे और इसका दुरुपयोग न हो। न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? बेहतर जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता होगी। एक और चीज़ देख लीजिए, जो एनजीएसए की बात की जा रही है, जो 2015 में ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। ये 99वां संविधान संशोधन के द्वारा 2014 में प्रस्तावित किया गया था और 2015 में चौथे न्यायाधीश मामले में इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया था। एनजेएसी क्यों प्रस्तावित किया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था में जो पारदर्शिता की कमी है उसको बदलने के लिए, न्यायिक नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ाने के लिए और जनता का विश्वास और न्यायिक सुधार करने के लिए ये प्रस्ताव किया गया था। एनजेएसी की संरचना की अगर बात करें तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। ये हो सकता है इस बार पूछा जाए, क्योंकि एनजेएसी में अगर 2-4 दिन और मामला चला तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अध्यक्ष जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 2 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, एक विधि मंत्री और विधि एवं न्याय मंत्री एक ही व्यक्ति होते हैं और 2 प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं जो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता द्वारा नामित किया जाता है। कोई भी 2 सदस्य, अब यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है वीटो की शक्ति की, कोई 2 सदस्य मिलकर के किसी भी सिफारिश को अस्वीकार कर सकता है। तो ऐसे में मामले क्या हो सकते हैं? गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अपॉइंटमेंट को। एनजेएसी और कॉलेजियम व्यवस्था में अंतर क्या है? तो कॉलेजियम व्यवस्था जो है पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहती है, जज के अपॉइंटमेंट होते हैं, कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, कोई बाहरी निगरानी नहीं होता। एनजीएसी में न्यायिक, कार्यपालिका और प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल होते हैं। अधिक पारदर्शी और जवाबदेही जो है इसके अंतर्गत आएंगी। न्यायिक नियुक्ति पर सरकारी निगरानी रहेगी और न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की बढ़ने की संभावना भी है। असंवैधानिक घोषित क्यों किया गया? तो इसे जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर न्यायपालिका के स्वतंत्रता के में हस्तक्षेप के आधार पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। साथ ही साथ इसे कहा गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, मूल संरचना सिद्धांत, उसके खिलाफ है। वीटो शक्ति विवाद जो है ये इसमें दिक्कत है, 2 सदस्यों को वीटो शक्ति दिया गया है जो न्यायिक नियुक्ति के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है और न्यायिक प्रक्रिया को जो खास करके नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। प्रबुद्ध व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया अस्पष्ट है इसके तहत। एनजेएसी फैसले का प्रभाव क्या हुआ? कॉलेजियम प्रणाली फिर से चालू हो गई, न्यायिक सुधारों पर बहस आ गई और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो एक टकराव की माहौल भी स्थिति उत्पन्न हुई। क्या करना चाहिए? कॉलेजियम में पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए, न्यायपालिका और सरकार के बीच संतुलित भूमिका इसमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए और योग्यता आधारित चयन किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो है एनजेएसी का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था, लेकिन इसे न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायिक सुधारों पर बहस जारी है और पारदर्शी व न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता है। अगला हमारा पेज नंबर 1 पे ही है। एक्स ने बोला है दिल्ली हाईकोर्ट को कि हम लोग फोर्सली ज्वाइन नहीं करेंगे गवर्नमेंट पोर्टल सहयोग को, सहयोग के नाम पे ये क्या कर रही है? सेंसरशिप कर रही है। तो चलिए इस संदर्भ में हम लोग सहयोग के बारे में बात करेंगे और कैसे ये सेंसरशिप करती है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसे साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्र के सहयोग पोर्टल में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो वो नहीं होना चाहते हैं। एक्स ने तर्क दिया कि उसके पास कानूनी अनुरोधों के लिए अपना पोर्टल है और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला उन्होंने दिया है। इसने दावा किया है कि आईटी सहयोग अधिनियम 69A के दायरे से बाहर है, जिसमें वैधानिक सुरक्षा की कमी है। सहयोग पोर्टल और सामग्री का जो प्रतिबंधन यानी ब्लॉकिंग होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। सहयोग पोर्टल जो है सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करना और नीतियों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह वास्तविक समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डेटा साझाकरण, निगरानी, परियोजना निगरानी और निर्णय लेने में मदद प्रदान करता है। इसकी विशेषता समेकित डैशबोर्ड है, ये एक एकल विंडो प्रणाली है। इसके तहत परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए वास्तविक समय पर डेटा साझाकरण किया जाता है। इसके तहत शिकायत निवारण तंत्र है, प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली जो है कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हेतु और नीति निगरानी, इसके तहत सरकारी कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन ये करता है। कंटेंट ब्लॉगिंग की अगर बात करें तो आईटी एक्ट 2000 के तहत
सेक्शन 69A सामग्री को जो है प्रतिबंध करने का कानूनी ढांचा है। सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है और सोशल मीडिया पर निगरानी को मजबूत करता है, आईटी रूल 2021। और जो इमीडिएटरी गाइडलाइंस और डेटा डिजिटल मीडिया इथिक्स जो है प्लेटफॉर्म को सरकारी आदेशों का पालन करने, सामग्री को हटाने का निर्देश देता है। हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के लिए सरकार के अधिकार को वैध ठहराया गया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंतर्गत। सहयोग पोर्टल की बात अगर करें और इसकी भूमिका, तो ये अंतर्राज्य समन्वय के लिए है। एजेंसियों को फर्जी खबरें, गलत सूचना और अवैध सामग्री को ट्रैक करने में मदद करता है। वास्तविक समय अलर्ट करता है, संभावित खतरों के बारे में संबंधित विभाग को सूचित करता है। साइबर सेल के साथ सहयोग करता है। कानूनी एजेंसियों और साइबर अपराधों को ट्रैक करने के लिए प्रतिबंध आदेशों का त्वरित क्रियान्वयन करता है। अवैध सामग्री हटाने के संबंध में और नीति निगरानी शासन पर डिजिटल नीतियों के प्रभाव को ट्रैक करने के लिए करता है। चुनौतियां और चिंताओं की बात करें तो व्यक्ति स्वतंत्रता बनाम विनियमन जो है अति नियमन स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। पारदर्शिता की कमी होती है इसके तहत। साइबर सुरक्षा खतरे होते हैं, जो डेटा उल्लंघन और हैकिंग के मामले बढ़ रहे हैं। अनुपालन समस्या, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बदलते नियमों का पालन करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार जो सहयोग पोर्टल शासन सुधारने, नीति कार्यान्वयन और सुविधाजनक बनाने और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पोर्टल है ये। और हालांकि धारा 69A और आईटी नियम 2021 के तहत सामग्री प्रतिबंध को पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे। अगला हमारा पेज नंबर 3 से है। कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सॉफ्ट रिलीज करना है एलिफेंट को भद्रा सेंचुरी के अंतर्गत। तो हम थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे, फिर भद्रा सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो कर्नाटक वन विभाग जो है हासन, चिकमंगलुरु और कोडागू से हाथियों को पकड़ने और पुनर्वास करने की योजना बना रहा है। सॉफ्ट रिलीज में उन्हें 20 किलोमीटर के बारे में महीने तक रखने के बाद भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ना शामिल है। इन जिलों में लगभग 200 हाथी घूमते हैं, फसलों पर छापा मारते और लोगों पर हमला करते हैं, जिससे स्थानीय तनाव बढ़ता है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये जो एक संरक्षित क्षेत्र है, जो कर्नाटक के चिकमंगलुरु और शिवमोगा जिले में शामिल है या स्थित है। 1974 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसे, और 1998 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसका नाम जो है भद्रा नदी के नाम पे रखा गया, जो अभ्यारण्य से होकर बहती है। इसे मुथोडी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता देख लीजिए तो कर्नाटक पश्चिमी घाट के अंतर्गत है ये। कुल क्षेत्रफल 490 स्क्वायर किलोमीटर। जैव विविधता हॉट स्पॉट है ये। पश्चिमी घाट जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उसका हिस्सा है, और 1998 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो सूखी और आर्द्र वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं। सागौन, रोजवुड, चंदन, बांस आदि मिलते हैं। जीव जंतु में बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर आदि शामिल हैं। भारतीय अजगर, किंग कोबरा, मालाबार पीच वाइपर भी इसमें शामिल है, और मालाबार टोन, एमराल्ड डर्व और ग्रे जंगल फॉल भी इसके तहत शामिल है। महत्व की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर का ये हिस्सा है। समृद्ध जैव विविधता से समृद्ध है। इको टूरिज्म का गंतव्य है ये। वन्यजीव पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है, और जल स्रोत भद्रा नदी जो है स्थानीय कृषि को सहारा देती है। चुनौतियों की बात करें तो मानव वन्यजीव संघर्ष इसके तहत है। अतिक्रमण और वनों की कटाई, अवैध शिकार और पर्यटन का दबाव जो है महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। संरक्षण के प्रयास प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया है। इको टूरिज्म पहल के तहत किया गया है, नियंत्रित पर्यटन के अंतर्गत। शिकार विरोधी जो दल हैं वो यहाँ पे अवैध शिकार को रोकने के लिए विशेष दल की व्यवस्था की गई है, और वनीकरण कार्यक्रम भी इसके तहत पेड़ लगाने के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार जो है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, जो जैव विविधता संरक्षण और सतत इको टूरिज्म को सुनिश्चित करता है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार और समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। अगला हमारा पेज नंबर 4 से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है क्वेश्चन टू टाइमलाइन। स्पीकर्स को कहा जा रहा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें आप टाइमलाइन के आधार पर डिसीजंस लीजिए। ये तेलंगाना का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा है कि क्या स्पीकर को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता
याचिकाओं पर निश्चित समय में निर्णय लेना चाहिए। जस्टिस BR गवई ने की अगुवाई वाली बेंच ने BRS नेताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो तेलंगाना स्पीकर द्वारा 10 विधायकों के दल बदल पर देरी को लेकर आया है। जस्टिस गवई ने पूछा है कि क्या संविधान के संरक्षक के रूप में कोर्ट स्पीकर को समयबद्ध तरीके से अपना कार्य करने का निर्देश दे सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता जो है CA सुंदरम ने तर्क दिया है कि कोर्ट के पास अर्ध न्यायिक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करने वाले स्पीकर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, अतः वो समीक्षा करके अपना आदेश भी जारी कर सकता है। इस संदर्भ में हम लोग 10वीं अनुसूची, दल बदल और अध्यक्ष की जो भूमिका है उसके संदर्भ में बात करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष संसदीय अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लागू किया गया था, राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए का जो अधिकार है अध्यक्ष को होता है। 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी? अयोग्यता पर निर्णय लेना। यदि कोई विधायक या सांसद जो है दल बदल करता है तो अध्यक्ष अयोग्यता का निर्णय लेते हैं। कानून की व्याख्या। अध्यक्ष जो है दल बदल कानून की व्याख्या कर इसे मामले के आधार पर लागू करते हैं। अंतिम प्राधिकार जो है, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तटस्थ प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, जो विवादास्पद है। अध्यक्ष को निष्पक्ष होने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान अगर देखें तो अयोग्यता के आधार पे स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना बिना इस्तीफा के भी लागू होता है। ये व्हीप जो है, पार्टी व्हीप के खिलाफ मतदान करना और चुनाव के बाद निर्दलीय सदस्य का किसी भी दल में शामिल होना। नामित सदस्य जो है 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल होना। ये सारे इसके आधार हैं। कानून के तहत अपवाद क्या है? यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। पीठासीन अधिकारी मुक्त है ये। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति इन पदों पर निर्वाचित होने के बाद कोई अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता है, तो वो अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। न्यायिक समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें तो अध्यक्ष के निर्णय के बाद जो है न्यायिक समीक्षा की अनुमति होती है, जो कि हो तो होलान मामला जो है 1992 इसमें कहा गया था। अध्यक्ष न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होते हैं। और मणिपुर का जो और महाराष्ट्र का केस है, अदालतों ने अयोग्यता मामलों में देरी को लेकर हस्तक्षेप किया और अध्यक्ष को समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है। चुनौती और आलोचना की अगर बात करें तो निष्पक्षता की कमी इसके तहत देखी जाती है और अध्यक्ष पे पक्षपात का आरोप लगता रहता है। निर्णय में देरी होती है। विलय की खामी है। 2/3 प्रावधान बड़े पैमाने पर दल बदल की छूट देता है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी मामले सालों साल लंबित रहते हैं, ये देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है उसकी जो प्रभावशीलता है उसको कम करता है। प्रस्तावित सुधार क्या है? स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाने की जरूरत है। अध्यक्ष के बजाय चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था जो है दल बदल मामलों में निर्णय लेना चाहिए। समयबद्ध निर्णय होना चाहिए। अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। विलय नियमों को सख्त बनाना चाहिए। विलय प्रावधानों का पुनरावलोकन कर इसके दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। न्यायिक निगरानी करनी चाहिए। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को तेज हस्तक्षेप की शक्ति मिलनी चाहिए फास्टर इंटरवेंशंस के लिए। इस प्रकार जो है अध्यक्ष दल बदल के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण निर्णयों के लिए आलोचना के शिकार भी होते हैं। न्यायिक समीक्षा, सुधार और सशक्त समय सीमा 10वीं अनुसूची के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। 2021 का क्वेश्चन है जो चीफ जस्टिस से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पुनः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। भारत का उच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा की शक्ति रखता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट रखता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों ही इसमें सही है। तो इसमें कोई गलत है नहीं, दोनों ही सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2025 को टारगेट करके दिया गया है। भारत में
न्यायाधीशों के महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ में आपको विचार करना है। अब तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया, बिल्कुल सही है। और ये नहीं होते हुए भी पॉजिटिव वर्ड है कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक सिस्टम पे आप कह सकते हो दाग की तरह होता है, दागी कह सकते हैं आप। महाभियोग प्रक्रिया को लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में विशेष बहुमत 2/3 उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों से पारित करना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद न्यायाधीश को तुरंत पद से हटाया जा सकता, तुरंत पद से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके सिग्नेचर या उनकी अथॉरिटी के बाद ही होता है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जो औपचारिक हटाने का आदेश जारी करते हैं। फर्स्ट इम्पीचमेंट देख लीजिए। पहला महाभियोग जो प्रयास किया गया था न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1993 पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ जो महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन प्रस्ताव विफल रहा था। बाकी हमने आपको डिटेल ऑलरेडी दे दिया है। आपको अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। अगला जो है सहयोग पोर्टल से संबंधित है। यह परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से एकीकृत डैशबोर्ड प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए वास्तविक समय डेटा साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह पोर्टल मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी के लिए नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल स्टेट के जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए किया गया। यह पोर्टल सरकारी परियोजना और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया, न कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, इसीलिए ये गलत था। बाकी सारे डिटेल्स ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं और आप इसको PDF पे प्राप्त कर सकते हैं। भद्रा वन जीव अभ्यारण्य के विषय में आपको विचार करना है। यह कर्नाटक के चिकमंगलुरु और शिवमोगा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व तो घोषित किया गया, लेकिन 1974 का मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा। इसे मुथोटी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं आंसर। 1 और 3 इज राइट। इसे 1974 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1998 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका के विषय में है। अध्यक्ष को दल बदल के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष का निर्णय पूर्ण रूप से अंतिम होता है और इसे अदालत में चुनौती नहीं, गलत है ये। अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अध्यक्ष के निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन राजनीतिक संबद्धता के कारण उस पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। सेकंड गलत इसीलिए क्योंकि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, यानी अदालत इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार से आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस और PYQ to MCQ यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप किसी को चाहते हैं लाभ मिले तो इसको शेयर करें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं कल विशेष सत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।